एक औरत कठपुतली नहीं। नताशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसे लगा जमीन पर जाके गड़ जाऊं। पर क्या जीवन का अंत आसान है? वो दो बच्चों के बारे में सोचकर सह जाती है। हुआ यूं कि नताशा के पति को पीने की आदत हो गई है। अब यह है कि जिंदगी के इस पड़ाव में कुछ कर भी नहीं सकती है। जब दरवाजा खोल रही थी, तब नीरज चिल्लाने लगा कि दरवाजे खोलने में देर कैसे लग गई? बहरी हो गई है क्या? उसने इतनी पी कि होश ही न था कि मोहल्ले वाले खड़े हो जाएंगे। नीरज के हिसाब से दोस्तों यारों के साथ पीना पिलाना चलता है। जब सामने वाला खर्चा करता है तो हम भी कम है क्या? इसी के चलते वो घर में देर से आने लगता है। वो एक कंपनी में मैनेजर है। खाने में 12 बजे वो डिमांड करता है जो घर में न बना हो। ऐसे में नताशा बेबस होकर उसका मन न होने के बावजूद बनाती है। उसे डर रहता है बच्चे इस हालत में न देख ले। बस यही देखकर वह चुप रह जाती है। जब उसने कहा, देखो नीरज, बच्चे बड़े हो रहे हैं। सोचो, वे इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये भी सोचो कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो। तब वो तैस में आकर कहता, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम चुपचाप काम करो और पड़ी रहो। तब वो कहती, वो क्या मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ? जैसा नचाओ और मैं नाचूं? मुझे पता होता तो कभी आपसे शादी न करती। तब वह कहता, सब कुछ है तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है? क्या 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती हो? तुम ऐसा क्या ही कर रही हो जो अपने आप को कठपुतली कह रही हो? वो रोने लगती और कहती, देखो तुम्हें अभी करेले की सब्जी खानी थी, जबकि तुम्हारे मन की मैंने भरवा भिंडी बनाई। अब बताओ, कठपुतली नहीं तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? अब तो मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। जो भी हो, बस मैं चाहती हूँ कि पीना पिलाना छूट जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तब वो कहता, बस बस, बहुत हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? ज्ञान बांटना है तो दुनिया को बांटो। वह वही बिस्तर पर पसर जाता है। वह जानती ज्यादा बोलने पर नीरज की आवाज तेज हो जाएगी। इस तरह रात काफी होने पर वह हंगामा नहीं करना चाहती थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, मैं तो पति के हाथ की कठपुतली बन गई हूँ। जैसा कहे वैसा ही करती हूँ। क्या यही है मेरी जिंदगी? क्या ये सब सहने की आदी हो जाऊं? क्या यही है मेरे लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत? और सिसकने लगती है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। वो सोचती है कि मायके में बताती हूँ, इनकी बदनामी होगी। और इसी आदत के चलते हमें बाबूजी अलग कर चुके हैं। जिम्मेदारी होगी तो सुधर जाएंगे। अब दिन रात इसी में कूदने लगती है कि क्या करें। उसे लगता कि बच्चों की खातिर वह केवल कठपुतली बनकर रह गई है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वह भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती कि नीरज सही रास्ते पर आ जाए। पर कहते हैं कि ये लत उसकी छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हालत ये हो रहे हैं कि जितना पैसा चाहिए होता निकाला और जेब में रख लिया। जब नताशा पूछती तो कहता, तेरे को क्या करना, मेरे से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, समझी? अब पैसा अलमारी में कम लगता तो नताशा अलग रखती। वह अलमारी में कम पैसे देकर तमतमा जाता है और पूछने लगता है कि 20,000 कहाँ गए? अब वह उसके पर्स में देखने लगता है। तभी नेहा नहीं देती तो उससे छीन लेता है। तब उसको बुरा लगता है। ऐसे हालत में क्या करें, वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपने ससुर को फोन लगाया, सब कुछ बताया तो उसके ससुर ने आश्वासन देकर कहा, नताशा बहू, मैं बात करूंगा, अति नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा और धैर्य रखो। अब जैसे आदत नीरज पर हावी हो रही थी, वैसे ही घर पर पैसे की कमी होने लगी थी। एक दिन तो नताशा को पैसा न देने पर खींच कर बाहर करने लगा। नताशा को मजबूरी में एक फैसला लेना पड़ता है कि वो मायके जाएगी और सब कुछ पापा मम्मी को बताएगी और अपनी जिंदगी का फैसला लेगी।
फिर जो होगा वो मंजूर करेगी। इस तरह वो बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। वहां से उसके पिता जगदीश प्रसाद जी उसके ससुर को फोन करते हैं। बताइए समधी साहब, आपके बेटे ने मेरी बेटी को कमरे से धक्के से बाहर कर दिया है, क्या सही है? उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो पढ़ा लिखा काबिल समझकर अपनी बेटी ब्याही थी। हमें पता नहीं था कि पीने पिलाने वाला है, नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी न करता है। तब मनोहर जी कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो हमने अपने बेटे की इस आदत को न बताया। मैंने तो समझा कि एक सुलझी लड़की घर आएगी और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो सुधर जाएगा। तब नताशा कहती, पापा, मेरा जीवन तो एक कठपुतली की तरह बन गया है। मैं इनके अनुसार इतने दिन ढलती रही, पर अब तो अति हो रही है। लेकिन अब तो नीरज के साथ मेरा धैर्य जवाब देने लगा है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरे भी सपने थे मेरा खुशहाल जीवन हो, बच्चों को पूरा प्यार मिले, पर इनके नशे में होने के कारण मुझे बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ता है ताकि इनको समझाऊं। कभी ज्यादा बोलो तो गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। मैं आखिर कब तक ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत चुकाऊं? तब मनोहर जी कहते हैं, देखिए समधी जी, हम सब बैठकर समझाते हैं। ऐसे में नीरज और उसके माता पिता उसके मायके आते हैं। तब नीरज से पूछा जाता है कि अब क्या करना है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल के दिन बड़े होंगे और खर्च बढ़ेगा। तुम्हारा ये रवैया कितना प्रभावित करेगा, सोचा है तुमने? तब नीरज कहता है, हर जिम्मेदारी तो पूरी करता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? घर की खर्च भी उठा रहा हूँ, कभी कभार ज्यादा हो जाती है। तब नताशा कहती, मैं यही नहीं चाहती कि ज्यादा हो और आप आपे से बाहर हो जाओ। मैं तो बस अलग होना चाहती हूँ। मैंने एक चुटकी सिंदूर की कीमत देख ली। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है? अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा माहौल नहीं चाहती कि उन पर बुरा असर पड़े। तब नताशा के पापा समझाते हुए नीरज से कहते हैं, बेटा, अपनी गृहस्थी सुख चैन से चलाओ, अलग होने में क्या रखा है? मैंने इस विश्वास पर तुम्हें अपनी बेटी के हाथ में दिया कि तुम इसे खुश रखोगे। ये तो नहीं चाहा कि मेरी बेटी जीवन भर ये सब सहती रहे। यदि समय रहते तुम नहीं सुधरे तो पता नहीं तुम्हें कल के दिन क्या झेलना पड़े। कहीं कोई शरीर पर बुरा असर हो या किडनी खराब हो जाए। तब वह यह सुनकर कहता, पापा जी, मेरी ये आदत एक दिन में तो छूट नहीं जाएगी, पर वादा करता हूँ कि धीरे धीरे कम करने की कोशिश करूँगा। तब नताशा कहती, जब कम हो जाए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। तब नताशा के ससुर कहते हैं, बहू नताशा, कोई बेटी कितने दिन मायके में रह सकती है? ऐसा करो, इसे अलग ही रहने दो। जब अकेला रहेगा तब अकल ठिकाने आ जाएगी। सबके कहने पर नताशा और उसके बच्चे सास ससुर के घर में रहते हैं और नीरज अकेले अपने घर में। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो नताशा चिल्लाता और वह नशे में रहता तो पट हो जाता है। जब अगले दिन देर से उठता है तब उसे घर में शांति का एहसास होता और वह समझ जाता कि नताशा तो है ही नहीं। घर में बच्चों के ना रहने से रौनक भी नहीं है। वह जल्दबाजी में ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसे कुछ न मिलने से इलाहट होती है। वह चाय ब्रेड ही खाकर निकलता है तो ऑफिस से फोन पर बात होने पर पता चलता है कि मीटिंग वाली फाइल तो घर में ही भूल गया है। वह वापस गाड़ी घुमाता है, फाइल लेता है और ऑफिस जाता है। तभी उसे काफी लेट होता है। ऑफिस पहुंचने पर मीटिंग का टाइम ओवर होने पर कहता है, सर, काफी रश था, इस कारण से लेट हुआ हूँ। इस तरह उसका ये दिन काफी तनाव में निकलता है और वो मूड अच्छा करने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करता है। इस तरह देर रात को घर पहुंचकर सो जाता है। ऐसे कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा। अब वह बाहर ही खाना खाता और देर रात में सोता है। उसे लगने लगा कि चलो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है,
उसकी पीने की आदत ऐसी ही हो गई। घर पर बाटल लाने लगा। एक दिन उसे खूब उल्टियां हुई। फिर दवाई खाकर छुट्टी लेकर घर में पड़ा रहा। नशा तो उतर चुका था। कमजोरी की वजह से वह उठने बैठने में दिक्कत होने लगी और भारी भारी सा शरीर लगने लगा था। अब तो जैसे उसे नताशा और बच्चों की कमी एहसास हो रहा था। उसने बोतल उसी समय फेंका और निश्चय कर कहा, और अब नहीं। जब नीरज के ऑफिस से नताशा के पास फोन आया कि भाभी जी, नीरज की तबीयत कैसी है? इनसे ऑफिस नहीं आ रहे हैं, अब कैसे हैं? उसका फोन क्यों स्विच ऑफ बता रहा है? नताशा को चैन नहीं पड़ती है। उसी समय उसे नीरज की फिक्र होती है। भागे भागे घर पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर कहती है, ये क्या हुआ आपको? आपने तो किसी को फोन करके बताया नहीं। अगर ऑफिस से फोन नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता। तब वो माफी मांगते हुए कहता है, नताशा, मुझे माफ कर दो। किस मुंह से तुम्हें ये बताता? आज मुझे खुद से एहसास हो रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था और मेरी अति ने मुझे इस हालत तक पहुंचाया है। मुझे माफ कर दो जो मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। अकेला रहकर मैं स्वतंत्र समझ बैठा। अब कभी नहीं पीऊंगा। मैं भी समझ चुका हूँ, मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। देखो, मैंने ही ये बाटल कल तोड़ डाली। और फूटी बाटल देखकर उसे एहसास हुआ कि नीरज अब सुधर जाएंगे। और फिर सास ससुर नताशा के साथ नीरज को भी घर वापस ले आए। इस तरह उनके सुखी संसार में खुशियों ने दस्तक दे दी और उनका खुशियों भरा रिश्ता महकने लगा।